हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं सबसे पहले आपका बहुत 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 धन्यवाद दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो। और मैं अपना बेस्ट जो है देने की कोशिश करूँगी और अपने अच्छे से अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगी। आप प्लीज़ मेरा सपोर्ट करते रहिए और जो आपको समझ में नहीं आ रहा, जहाँ पर आपको कमी लग रही है, वो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और आज हम करने वाले हैं अपनी जो है 6 क्लास की हिस्ट्री आप चल रही है, आपको सभी को पता है। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर 10 को, जो है हमारे नए साम्राज्य और राज्यों के बारे में। आज हम कई जैसे राज्यों और उनके जो कितने कौन कौन से राजा आए थे उन सब के बारे में, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, जो है पल्लव, चालुक्य, इन सब के वंश के बारे में और इन सब राजाओं के बारे में हम आज इस अध्याय में जानेंगे। ज़्यादा टाइम वेस्ट मैं नहीं करूँगी, तो पहले एक छोटी ही स्टोरी से ये लेसन हम स्टार्ट करेंगे। अरविंद की एक स्टोरी है। अरविंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में, जो जैसे बच्चे जो है स्कूलों में ऐसे ही भूमिका निभाते हैं किसी किसी के, तो ऐसे ही नाटक में एक राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया था। उसने सोचा कि वह शाही वेशभूषा में मूंछों पर ताव देते हुए रूप हले कागज में लिपटी तलवार को शान से पकड़कर चहलकदमी करेगा। उसके मन में था, उसके दिमाग में ये था कि राजा ऐसे होते हैं, ऐसे कपड़े पहनते हैं, ऐसे तलवार रखते हैं, तो उसने भी सोचा कि ये ऐसे ऐसे करेगा। जरा सोचो उसे कितनी हैरानी हुई जब उसे बताया गया कि उसे बैठकर वीणा भी बजानी होगी। जब टीचर ने उसे गाइड किया कि उसे क्या करना होगा, उसने पहले अपने दिमाग में सोच लिया कि मैं ऐसे ऐसे करूँगा, राजा तो ऐसे होते हैं। लेकिन उसे बताया कि आपको बैठकर वीणा बजानी होगी और कविता का पाठ भी करना होगा। एक संगीतज्ञ राजा कौन कौन कर सकता है यह? अरविंद अपने सोचने लगा। अरविंद सोच में पड़ गया कि कौन राजा है जो वीणा बजाता होगा और जो है कविता का पाठ करता होगा। तो ऐसा कौन सा राजा था, आगे हम जानेंगे। जो है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त राजा जो है उसने वो वीणा वादक थे। आपको ये क्वेश्चन जो है, वीणा वादक राजा कौन थे समुद्रगुप्त, ये बहुत बार पूछा गया है। और जो हम उनके कुछ सिक्के भी आए थे जिनके ऊपर उनकी अनेक अनेक क्रियाएं दी गई हैं सिक्कों के ऊपर, कि वो वीणा वादक थे, कविता पाठ करते थे, नृत्य कला वगैरह, इन सब के बारे में उनके कुछ चित्रों के ऊपर, सिक्कों के ऊपर उनके चित्र दिखाए गए हैं। क्या बताती हैं प्रशस्तियाँ? हमारे आज लेसन है 10। और फिर हमारा सिर्फ एक ही लेसन बचेगा हिस्ट्री का, और हमारी हिस्ट्री जो है पूरी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम ज्योग्राफी और पॉलिटिकल की क्लास एक साथ ही स्टार्ट करेंगे। मैं कोशिश करूँगी कि दोनों क्लास आपको एक ही दिन प्रोवाइड कर सकूँ, कि मॉर्निंग में शायद आपको ज्योग्राफी और इवनिंग में आपकी पॉलिटिकल की क्लास दे सकूँ। और आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। क्या बताती हैं प्रशस्तियाँ? दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। अभिलेखों से हमें अनेक राजाओं के बारे में पता चला है। जो अशोक स्तंभ है उस पर एक अभिलेख है, खुदे लंबा अभिलेख। इससे हमें समुद्रगुप्त के बारे में भी पता चलता है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि का नाम क्या था? हरिसेन। इसके एक काव्य के रूप में की गई है। ये बातें याद रखने की हैं कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि का क्या नाम है? हरिसेन। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। प्रशस्ति संस्कृत भाषा का एक शब्द है। प्रशस्ति कौन सी भाषा का है? संस्कृत का, जिसका अर्थ क्या है? प्रशंसा, यानी जिसे हम तारीफ कहते हैं। वैसे ही प्रशस्ति संस्कृत भाषा का शब्द है। प्रशस्तियाँ लिखने का प्रचलन पहले भी था। प्रशस्तियाँ लिखने का प्रचलन पहले भी था, यानी जो प्रशस्तियाँ पहले भी लिखी जाती थी। जैसे तुमने अध्याय 9 में गौतमीपुत्र, यानी गौतमीपुत्र कौन था? गौतमीपुत्र सातकर्णी था, जो सातवाहन का प्रमुख राजा था। और गौतमी माँ, उसकी माता का नाम गौतमी था, जिसने दान किए गए अभिलेख में जो है सातवाहनों के बारे में जो है चर्चा दी गई है। और सभी सातवाहन शासक क्या थे? दक्षिणा पथ के स्वामी, जो है दक्षिण की तरफ जाने वाला रास्ता, जो हमने कल के चैप्टर में पढ़ा था। वैसे ही दक्षिण की तरफ जाने वाला रास्ता, यानी दक्षिणापथ के स्वामी थे सभी सातवाहन शासक। और सातवाहन का सबसे प्रमुख राजा कौन सा था? जो है गौतमी पुत्र सतकर्णी। सतकर्णी उसका नाम था, वो अपनी माँ के नाम से ही जाना गया था, जैसे गौतमी पुत्र।
और इसके बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। परंतु गुप्त काल में इनका महत्व और बढ़ गया था। जो गुप्त काल आया था उसमें इनका और भी ज़्यादा महत्व बढ़ गया था। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति, इसके बारे में समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में हम देखते हैं। आओ देखें समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है। कवि ने इसमें राजा की एक योद्धा, जैसे समुद्रगुप्त के कवि कौन थे, हमने अभी अभी पढ़ा है कि समुद्रगुप्त के कवि जैसे दरबारी कवि होते हैं सभी के, वैसे ही समुद्रगुप्त के कवि कौन थे, हरिसेन। समुद्रगुप्त के कवि ने क्या लिखा है समुद्रगुप्त के बारे में अपनी रचनाओं में, उन्होंने इसके समुद्रगुप्त के एक योद्धा भरी इनको एक योद्धा के रूप में दिखाया है। एक योद्धा है, युद्ध जीतने वाला राजा है, विद्वान है और उत्कृष्ट कवि है। इसके रूप में उनकी भरपूर प्रशंसा की है। किसने, उसने, उसके कवि ने, समुद्रगुप्त के कवि ने इसकी काफ़ी प्रशंसा की है और यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। तो ये क्वेश्चन जो है एक बार पूछा गया था कि ईश्वर के बराबर किसको बताया गया है, तो वो है समुद्रगुप्त। और इसके कवि, दरबारी कवि कौन थे समुद्रगुप्त के, हरिसेन। आपको एक बार एक राजा के बारे में हम आगे और भी पढ़ेंगे जिसका नाम हर्षवर्धन है। काफ़ी बार मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ क्योंकि दोनों के नाम सेम सेम होते हैं, हर्षवर्धन और हरिसेन। ऐसे लगता है कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि हरिसेन होंगे, लेकिन वो होंगे हरिसेन, मगर ये एकदम उल्टा है। हर्षवर्धन के दरबारी कवि का नाम है बाणभट्ट और जो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि है उसका नाम है हरिसेन। तो इसके बारे में एक दो बार आप जब अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको याद रहने लगेगा, वरना आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे। ईश्वर के बारे में किसको बताया गया है, समुद्रगुप्त को। आगे देखिए, ये यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो उन्होंने हरिसेन ने समुद्रगुप्त की कुछ तारीफें यानी प्रशस्ति के बारे में लिखा गया है। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर हम मानचित्र के ऊपर कुछ दिखाया गया है उसे हम गौर से देखेंगे। यानी यहाँ पर बताया गया है कि गौर से देखो और पाओ कि एक हरे रंग के क्षेत्र को रंगा गया है जिसमें तुम्हें पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु भी दिखेंगे। उसी तरह कुछ बैंगनी और नीले रंग के भी मिलेंगे, यानी अलग अलग रंगों से कुछ दर्शाया गया है। यह मानचित्र इस प्रशस्ति में प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया है। हरिसेन 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हुए, ये इसमें दिखाया गया है कि हरिसेन ने समुद्रगुप्त के अलावा 4 उसके बारे में, अलग प्रकार के राजाओं के बारे में क्या क्या दिखाया गया है। हरे रंग के मानचित्र में क्या दिखाया है, जो आर्यवर्त है उनके 9 शासकों के बारे में है। समुद्रगुप्त ने उन्हीं 9 शासकों को हरा करके, आर्यवर्त के 9 शासकों को हरा करके अपने साम्राज्य में मिला लिया था। हरे रंग के क्षेत्र के बारे में हम एक बार एरिया देख लेते हैं कि यहाँ पर जो है पूरे 9 राज्य नहीं दिखाए गए हैं, लेकिन जो ये एरिया है मथुरा, कन्नौज, पाटलिपुत्र, नालंदा, प्रयाग, इन सबको हरा करके समुद्रगुप्त ने अपने राज्य में मिला लिया था। और जो इसके बाद दक्षिणापथ के जो 12 शासक थे, इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु यानी रेड डॉट दिखाए हैं। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण कर दिया था। इन्होंने खुद अपने आप समुद्रगुप्त के सामने समर्पण कर दिया था, जिसकी वजह से समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी थी। समुद्रगुप्त ने क्या है, आर्यों के जो है 9 शासक थे उनको हरा करके उन्हें अपने राज्यों में मिला लिया था। मगर जो दक्षिणापथ के 12 शासक थे उन्होंने हारकर अपने आप उनके सामने समर्पण कर दिया था, लेकिन इसी वजह से समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी थी। आगे देखिए, जो ये एरिया दिखाया गया है ये दक्षिणापथ के कुछ स्वामी के एरिया दिखाया गया है। तीसरा क्या है, पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैंगनी रंग का है। इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गण या संघ आते थे। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लेकर आते थे और इनकी आज्ञाओं का पालन करते और उनके दरबार में उपस्थित होते थे। ये बैंगनी रंग का घेरा किस लिए दिखाया गया है कि जो बंगाल, उत्तर पश्चिमी एशिया वगैरह के जो लोग आते थे वो उनके लिए उपहार लेकर के आते थे और उनके सामने समर्पण करते थे और उनके दरबार में भी आते थे। ये एरिया उनके लिए दिखाया गया है। और जो बाह्य इलाके जो ब्लू कलर के दिखाए हैं उनमें क्या है, कुषाण और शक वंश के शासक थे। इनमें श्रीलंका के शासक भी थे और उन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली थी और अपनी पुत्रियों का विवाह उसके साथ कर दिया था। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर निकल के आता है कि समुद्रगुप्त के साथ किस राजा ने अपनी पुत्रियों का विवाह किया, तो श्रीलंका के शासक और कुषाण और शक वंश के शासकों ने।
अपनी पुत्रियों का विवाह समुद्रगुप्त के साथ कर दिया था। आगे हम पढ़ेंगे वंशावली के बारे में, यानी वंश के आधार पर कौन राजा बनता था, कौन मंत्री बनता था, इन सब के बारे में। एक बार हम विक्रम संवत के बारे में जान लेंगे। विक्रम संवत का प्रारंभ कब हुआ था? 58 ईस्वी पूर्व होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा द्वितीय चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है समुद्रगुप्त का पुत्र था। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर यानी शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की थी और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो इसमें से 2-3 क्वेश्चन निकल कर आए हैं एक छोटे से। पहला क्वेश्चन है कि विक्रम संवत की प्रारंभ कब हुआ था? तो 58 ईस्वी पूर्व। और किसने इसकी शुरुआत की थी? तो राजा विक्रम चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और उन्होंने राजा जो चंद्रगुप्त द्वितीय था, उन्होंने किसको हरा करके इसके रूप में जो है शक संवत की स्थापना की थी? जो इन्होंने जो किसको हराया था? शकों पर विजय प्राप्त कर थी और उसके प्रतीक के रूप में इसे वो प्रारंभ किया था। और उन्होंने किसकी वो उपाधि धारण की थी? तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। वंशावली के बारे में देखिए, अधिकांश प्रशस्तियां शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती हैं। अधिकांश प्रशस्तियां शासकों के पूर्वज यानी जो पिछली पीढ़ी है उनके बारे में भी बताती हैं। यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त जो था उसके पितामह और पितामह यानी परदादा और दादा, पिता और माता के बारे में भी बताती है। उनकी माता जो है उनकी माता का नाम क्या था? कुमार देवी, जो लिच्छवी गण की थी। इनकी माता के बारे में भी एक बार क्वेश्चन आया था कि समुद्रगुप्त की जो माता थी उसका क्या नाम था और वो किस गण से संबंधित थी? तो ये कुमार देवी थी और लिच्छवी गण से संबंध रखती थी। उनके पिता का नाम था चंद्रगुप्त यानी गुप्त वंश का पहला शासक। अब चंद्रगुप्त का नाम 2-3 बार आ चुका है। चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश के संस्थापक भी थे चंद्रगुप्त मौर्य। गुप्त वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त जो है पहले गुप्त वंश के संस्थापक थे। चंद्रगुप्त के जो है बेटे कौन थे? समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त के बेटे थे चंद्रगुप्त द्वितीय। इस तरह उनकी पीढ़ियों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इन्होंने जो है चंद्रगुप्त जो है गुप्त वंश के पहले शासक थे। इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की थी। उनके दादा और परदादा का महाराज के रूप में भी उल्लेख होता है। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता चला गया था। पीढ़ी दर पीढ़ी ये वंश आगे बढ़ता हुआ चला गया था। समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली यानी चंद्रगुप्त द्वितीय जब शासन करने के लिए आया उसकी वंशावली से भी जानकारी मिलती है। उनके बारे में अभिलेख और सिक्कों से पता चलता है। जो है समुद्रगुप्त ने सिक्के भी चलवाए थे अपने और उनके ऊपर अपना चित्र वीणा बजाते हुए भी चलाया था। इसलिए उनके बारे में अभिलेख और सिक्कों से पता चलता है। उन्होंने पश्चिम भारत में पश्चिमी एरिया में सैन्य अभियान में अंतिम शक सावत को परास्त किया। यानी जो चंद्रगुप्त द्वितीय है उन्होंने जो है पश्चिमी भारत में सैन्य अभियान चलाया और उसमें अंतिम शक शासक को हराया था। इसी शक शासक को हरा करके उन्होंने किसकी स्थापना की थी? किसका प्रारंभ किया था? जो है अपना विक्रम संवत का 58 ईस्वी पूर्व में। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। इसमें से कुछ के बारे में जानकारी हमें अगले चैप्टर में मिलेगी। हर्षवर्धन और हर्षचरित्र के बारे में देखिए। हर्षवर्धन कौन था? गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभी जो हमें जानकारी मिली थी वो अभिलेख और सिक्कों से पता चलती थी। और जो है कुछ राजाओं के बारे में यानी जैसे हर्षवर्धन के बारे में जानकारी कहाँ से मिली? उनकी जीवनी के बारे में। जो उनकी जीवनी का क्या नाम था? हर्षचरित्र। और जिनको किसने लिखा था? बाणभट्ट ने। अन्य शासकों के बारे में जानकारी हमें जीवनी से पता चलता है। ऐसे ही एक राजा हर्षवर्धन थे जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया था। जो गुप्त वंश के शासक थे उन्होंने कितने वर्ष पहले शासन किया था? 1700। और जो हर्षवर्धन कब आए थे? 1400 वर्ष पहले। उनके दरबार कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित्र लिखी। हर्षचरित्र कौन सी भाषा में लिखी गई है? किसने लिखी है और कब लिखी गई थी? ये 1400 वर्ष पहले ही लिखी गई थी जब भी हर्षवर्धन का शासनकाल आया था। और उनके दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट, जिसने ये लिखी थी। और जो है कौन सी भाषा में थी? संस्कृत भाषा में। काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आते हैं। आप इतने नॉलेज तो आप में भी है कि छोटे छोटे क्वेश्चन कैसे बन जाते हैं। छोटे छोटे परिभाषा ऐसे दी गई है, पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन बन जाते हैं। सीटेट में ऐसे ही एक जो है लाइन लिख के दे देंगे और बोलेंगे कि जो है हर्षवर्धन ने के बारे में कौन कौन से कथन सही हैं
और फिर 2-3 लाइनें लिख देंगे, उनमें से एक जो है गलत डाल देंगे। जैसे दरबारी कवि के बारे में कोई कथन गलत डाल दिया या किसी और का नाम लिख दिया, तो हमें ये एक एक लाइन को जो है दिमाग में बिठा लेना है। इनमें से हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उन अनेक राजा बनने तक का वर्णन किया। उन्होंने जो है हर्षवर्धन की वंशावली, वंश यानी शुरुआत से लेकर के और उनके राजा बनने तक का पूरा वर्णन दिया गया है हर्ष चरित्र में। चीनी तीर्थयात्री जो है ह्वेनसांग, ये भी हर्षवर्धन के ही दरबार में रहते थे, जिनके बारे में हमने चैप्टर 9 में पढ़ा था। काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे थे। उन्होंने वहाँ जो कुछ भी देखा, उन्होंने जो हर्षवर्धन के दरबार में देखा उसका पूरा विवरण दिया है। आगे देखिए, हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे। उनके पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के राजा बने थे। हर्षवर्धन जो है अपने पिता का पहला पुत्र नहीं था, बल्कि उनका एक बड़ा भाई और पिता दोनों की मृत्यु हो गई थी। उस वजह से वे थानेसर के राजा बने थे। उनके बहनोई कौन है? कन्नौज के शासक थे। उनके बहनोई मतलब उनके जीजाजी जो कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार दिया, यानी बंगाल के शासक ने किसे मार दिया? कन्नौज के शासक यानी उनके बहनोई को। तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन, अपने राज्य में मिला लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीत लिया। बंगाल को और मगध को उन्होंने जीत लिया, लेकिन पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। हर जगह पर थोड़ी ना कोई इंसान जीतेगा, एक कहीं ना कहीं तो वो मार खाएगा। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार करके दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक लिया। अब हम चालुक्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। चालुक्य नरेश कौन था? पुलकेशिन द्वितीय, उसने उन्हें रोक दिया। पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियाँ। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लव का राज्य जो है उनकी राजधानी कांचीपुरम। पल्लव की राजधानी कौन सी थी? कांचीपुरम। यहाँ से आपके काफ़ी क्वेश्चन जो है निकल के सामने आएंगे। पल्लव की राजधानी थी कांचीपुरम और उनके आसपास के क्षेत्र लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था। अब देखो पल्लवों का राज्य कहाँ तक फैला था? उनकी राजधानी कांचीपुरम से शुरू होकर के कावेरी नदी के डेल्टाओं तक, जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में ही स्थित था। चालुक्यों की राजधानी कौन सी थी? ऐहोल। अभी हम देख लो, पल्लवों की राजधानी थी कांचीपुरम और चालुक्यों की राजधानी थी जो थी ऐहोल। अभी ऐहोल राजधानी किसकी है और चालुक्यों की राजधानी कौन सी है? इस तरह से अलग अलग परिभाषा में क्वेश्चन आए हैं और ये ऐहोल जो है बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मैंने भी जो एग्जाम दिए थे उनमें भी ये पूछा गया था। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया ऑब्वियसली, क्योंकि वहाँ पर मंदिर ज़्यादा थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे, यानी कि खुल के जो है वार नहीं करते थे, बल्कि आसपास यानी उनकी सीमाओं पर ही एक दूसरे का झगड़ा चलता रहता था। मुख्य रूप से राजधानियों को वो निशाना बनाते थे जो समृद्ध थे, क्योंकि वो उनकी जो राजधानियाँ थी वो काफ़ी फेमस थी, इसलिए वो राजधानियों यानी सीमाओं तक ही लड़के रहते थे। ऐसे ही लड़ते रहते थे लगातार। पुलकेशिन द्वितीय जो थे वे चालुक्य राजा थे। चालुक्य के राजा जो फेमस थे काफ़ी, वो पुलकेशिन द्वितीय थे। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। अभी देखिए, पुलकेशिन द्वितीय किसके राजा थे? चालुक्यों के राजा थे। उनका राज्य कहाँ तक फैला हुआ था? तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के मध्य तक। उनकी राजधानी क्या थी? ऐहोल। और उनका प्रसिद्ध राजा था चालुक्य द्वितीय। उनके दरबारी कवि कौन थे? रवि कीर्ति। कितने क्वेश्चन एक ही पैराग्राफ से निकल कर आ गए। इनमें उनके पूर्वजों, खास तौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया था। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। अभी ये बात भी क्वेश्चन में पूछी जा सकती है कि पुलकेशिन द्वितीय को राज्य किसने दिया था, यानी उसके चाचा ने दिया था। आगे देखिए, रवि कीर्ति के अनुसार, रवि कीर्ति किसके दरबारी कवि यानी किसके वो थे? चालुक्यों के। कौन से राजा के? पुलकेशिन द्वितीय के। उन्होंने पूर्व और पश्चिमी दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका था। उन्होंने बताया है, रवि कीर्ति ने जो है पुलकेशिन द्वितीय के बारे में बताया है कि उन्होंने पूर्व, पश्चिम और समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए थे और उन्होंने हर्ष को आगे बढ़ने से रोका था। जो हर्षवर्धन था, जिसने सब जगह पर अपनी जीत हासिल कर दी थी, कन्नौज को जीत लिया था उनके जीजा के बाद, और जो है बंगाल ने जिनको हरा कर
कन्नौज पर आक्रमण कर लिया था, तो उन्होंने बंगाल को भी हरा लिया। और जो उन्होंने पूर्व में जितनी सफलता की थी, तो वो जब आगे बढ़ने लगे थे नदी के ऊपर से, तो अब किसने उन्हें रोका था? रवि ना उसने, सॉरी मैं भूल गई थी, हर्षवर्धन को किसने रोका था? पुलकेशिन द्वितीय ने। तो उसके बारे में उन्होंने बताया है कि हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोक लिया था। हर्ष का अर्थ क्या होता है? आनंद। और कवि का कहना है कि हर्ष पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। ये एक उन्होंने टोंट मारा है कि हर्ष का मतलब तो होता है आनंद, लेकिन जब हर्ष को उन्होंने रोक लिया था पुलकेशिन द्वितीय ने, तो अब हर्ष हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया था, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे जो है शरण लेनी पड़ी थी। अब पुलकेशिन द्वितीय ने जो पल्लव की राजधानी थी कांचीपुरम, पल्लव के ऊपर भी आक्रमण कर दिया था और उन्होंने कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी थी। पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन, यानी ये विजय काफ़ी थोड़े समय की थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल हो गए थे, यानी आपस में लड़ते लड़ते कमजोर हो गए थे। पल्लव और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट और चोल वंशों ने समाप्त कर दिया था। अब पल्लव और जो है चालुक्यों को हराने के लिए भी कोई ना कोई आ गया, यानी कौन आ गया? राष्ट्रकूट और चोल वंशों ने उन्हें समाप्त कर दिया था। इन राष्ट्रकूट और चोल वंशों के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, यानी 7th क्लास में। इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था? जो राजा थे वो अपना प्रशासन कैसे चलाते थे? पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भी भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण था। जो किसानों से जो कर लेते थे, भूमि पर जो कर लगाते थे, वो इनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे, लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव भी आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए थे। उन्होंने जो है आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और जो है सैन्य शक्ति रखने वाले जो समर्थन थे, उनके लिए काफ़ी कदम उठाए थे। उदाहरण के तौर पर देखिए, कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद, यानी महत्वपूर्ण पद जो थे प्रशासन के, वे आनुवांशिक बन गए थे। जैसे किसी भी मंत्री है, कोई भी मंत्री है, तो अगले मंत्री के लिए कोई चुनाव नहीं होता था, बल्कि उनके पुत्र को ही वो जो है पद दे दिया जाता था, मंत्री का पद। जैसे जो है हरिसेन अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी थे। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। एक व्यक्ति जो है मंत्री भी हो सकता था और जो है अलग अलग पदों पर हो सकते थे। जैसे हरिसेन के ही इन्होंने एग्जाम्पल दिया है। एक महादंडनायक था और साथ साथ कुमारामात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री था, और एक संधि विग्रही या अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री था। जो हरिसेन था ये किसका जो है दरबारी कवि था, तो ये समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था और इन्होंने कई पदों पर एक साथ कार्य किए थे। संभवतः वहाँ पर स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला होता था। इनमें नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर या शहर के व्यापारी होते थे। सार्थवाह यानी व्यापारियों के काफिलों का नेता होता था। प्रमुख कुलिक, ये जो कुलिक शब्द है ये सीधा सीधा क्वेश्चन में पूछा गया है। ये शिल्पकार के लिए जो है यूज किया गया है। कुलिक शब्द किसके लिए यूज होता है? शिल्पकार के लिए। तथा कायस्थों यानी लिपिकों के प्रधान जैसे कुछ लोग होते थे। आगे देखिए, इस तरह की नीतियाँ कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ इनमें से कुछ व्यक्ति अपने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे। जो है कई जो है पदों पर एक साथ काम करते करते उन्हें काफ़ी अनुभव हो जाता था। उसी वजह से वो जो लोग थे वो काफ़ी शक्तिशाली हो जाते थे और अपना स्वतंत्र राज्य यानी अपना एक राज्य बना लेते थे। स्वतंत्र यानी अपना अलग से राज्य बना लेते थे, जहाँ के वो राजा बन जाते थे। नए प्रकार की सेना के बारे में कुछ बताया है। नए प्रकार की सेना, कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। पर इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता देते थे। इन सेना नायकों को काफ़ी नियमित वेतन दिया जाता था। बदले में इनमें से कुछ को भूमि दान दी जाती थी। दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे, जिससे वे सेना और घोड़ों की देखभाल करते तथा साथ ही इससे युद्ध के हथियार जुटाते। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। सामंत कौन थे? सीधे साधे लोग थे, जो है भूमि दी गई थी उससे कर वसूलते थे और जो है वे इससे युद्ध और हथियार के लिए ही जो है कर जुटाते थे। और उन लोगों को क्या कहते थे? सामंत। जहाँ कहीं भी शासक दुर्बल होते थे वे सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि ये राजा जो हमने पीछे पढ़े हैं, हर्षवर्धन के बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में, पल्लव चालुक्यों के बारे में, पुलकेशिन द्वितीय के बारे में, ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
जो राज्यों में जो सभाएं होती थी उनके बारे में देखिए। पल्लव के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की भी चर्चा मिली है। अभिलेखों से हमें सब जगह सब तरह की जानकारी मिलती है, उसी तरह हमें सभाओं की भी चर्चाएं मिली हैं। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते हैं। सभा किसे कहते हैं? ब्राह्मण भूस्वामियों का एक संगठन। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी और उससे जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। सभाएं क्या काम करती थी? सिंचाई, खेतीबाड़ी और उससे जुड़े सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिर आदि की देखभाल करती थी। जिन इलाकों में भूस्वामी जो है ब्राह्मण नहीं थे, जो ब्राह्मण नहीं थे, वहाँ उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही जाती थी। जहाँ पर ब्राह्मण भूस्वामी होते थे उनका संगठन क्या कहलाता? सभा कहलाते थे। और इनका काम था सिंचाई, खेतीबाड़ी और सड़क निर्माण, मंदिरों की देखरेख करना। और जहाँ पर भूस्वामी ब्राह्मण नहीं होते थे वहाँ पर उर नामक ग्राम सभा का क्या नाम था? उर। जहाँ पर ब्राह्मण जो है भूस्वामी नहीं थे वहाँ पर उर नामक ग्राम सभा होने की बात कहते थे। और नगरम क्या था? व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। संभवतः इन सभाओं पर धनी और शक्तिशाली भूस्वामियों का, व्यापारियों का नियंत्रण भी था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रही, यानी काफ़ी समय तक वे काम करती रही थी। उस जमाने में आम लोगों के बारे में कुछ यहाँ पर लिखा गया है, हम देखते हैं आम लोगों की जीवनी कैसी थी। जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों या कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। चलो इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे कालिदास के बारे में हम जानेंगे। कालिदास के एक फेमस नाटक है जो है अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम में एक राजा है दुष्यंत और जो रानी है वहाँ पर उसके बारे में दिखाया है। शकुंतला, उनकी लव स्टोरी के बारे में बताया है। ये जो है अभिज्ञान शकुंतलम एक जो ग्रेजुएशन में संस्कृत के आती है ना, ग्रेजुएशन में जो बच्चे संस्कृत लेते हैं उनके भी एक लेसन के द्वारा ये दर्शाई गई है कि जो है अभिज्ञान शकुंतलम संस्कृत में वो दिखाई गई है। और अभिज्ञान शकुंतलम जो है मैंने एक सीरियल भी देखा था जब हम काफ़ी छोटे छोटे थे। राजा दुष्यंत और शकुंतला, शायद उसका नाम शकुंतलम इस तरह से कुछ था, लेकिन वो हिंदी में आता था वो सीरियल और हमने पूरा देखा था। लेकिन अभी इतना याद नहीं है क्योंकि हम काफ़ी छोटे थे उस टाइम। तो कालिदास ने अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। कालिदास किस लिए प्रसिद्ध है? अपने नाटकों में राज दरबार का जीवन वो दर्शाते हैं नाटकों में। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोग और महिलाएं जो है प्राकृतिक भाषाएं बोलती हैं। उन्होंने सबसे प्रसिद्ध नाटक, उनका प्रसिद्ध नाटक कौन है? अभिज्ञान शकुंतलम। दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नामक एक युवती की प्रेम कहानी है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार के बारे में बात कही गई है। वहाँ की अभिज्ञान शकुंतलम जो है किसकी प्रेम कहानी है? दुष्यंत और शकुंतला की। और इसमें क्या दर्शाया गया है? जो मछुआरे के साथ राज कर्मचारी थे उनके जो दुर्व्यवहार था उसके बारे में यहाँ पर दर्शाया गया है। ये छोटी सी एक कहानी उन्होंने जो है अभिज्ञान शकुंतलम की मछुआरे वाली कहानी यहाँ पर दिखाई गई है। ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं है तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट इसके ऊपर नहीं करेंगे। चीनी तीर्थयात्री फा सियन का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर गया। अब कितनी जो है नीची वो सोच थी उन लोगों की, उनके ऊपर किसका ध्यान गया था? चीनी तीर्थयात्री फा सियन का, जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। जो ऊंचे और शक्तिशाली लोग थे उन लोगों को अछूत मानते थे। इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वे क्या लिखते हैं उन लोगों के बारे में? अगर उन लोगों को शहर या बाजार के अंदर आना होता था तो सभी को आगाह यानी पहले ही आगाह कर दिया जाता था कि ये लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते थे। एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर उसे बजाते हुए यानी चोट मारते हुए उसके ऊपर आते थे। यह आवाज़ सुनकर लोग सतर्क यानी होशियार हो जाते थे और छू जाने से या फिर किसी प्रकार के संपर्क से वे बचते थे, इधर उधर छुप जाते थे। जब उन्हें बाजार या फिर शहर में आना पड़ता था तो उन्हें ऐसा करना पड़ता था। एक जगह पर बाण भट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण किया गया है। बाण भट्ट किसके सेना वो थे? किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के। ये जो दरबारी कवि है ना ये मुझे भी काफ़ी कंफ्यूज कर देते हैं, तो आपको भी एक बार में याद नहीं रहेंगे, आप कहीं पर नोट कर लेना। और जो 2 या 3 बार उनके ऊपर नज़र डाल लेंगे ना तो आपको काफ़ी अच्छे से याद हो जाएगा, आप कभी नहीं भूलेंगे इनको। तो ये एक स्टोरी दी गई है जिनमें जो बाण भट्ट ने दिखाई दी थी। अब अन्यत्र यानी अन्य चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर
जो है मरुभूमि होते हुए भी अरब के बारे में बताया है। मरुभूमि थी अरब, फिर भी यहाँ पर यातायात का एक बड़ा केंद्र था अरब। दरअसल अरब व्यापारी जो थे नाविकों ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत और यूरोप के बीच जो है समुद्री व्यापार बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? अरब ने। अरब में रहने वाले अन्य लोगों में बेदुइन यानी बेपरवाह जिसे हम बोलते हैं ना, वैसे ही अन्य लोगों में बेदुइन थे जो घुमक्कड़ कबीले के होते थे। घुमक्कड़, बेपरवाह का मतलब तो आप जानते ही हैं, किसी चीज़ की परवाह नहीं करते, इधर उधर घूमना। वैसे ही बेदुइन जो थे घुमक्कड़ कबीले के थे। ये मुख्य रूप से ऊँटों के ऊपर आश्रित थे, क्योंकि यह एक ऐसा मजबूत जानवर है जो मरुभूमि में भी स्वस्थ रह सकता है, जो रेगिस्तान में भी अच्छे से चल सकता है। लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने जो है अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत की थी। अब क्या क्वेश्चन बनता है, पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत किसने की थी? पैगंबर मोहम्मद ने। ईसाई धर्म की तरह इस्लाम में भी अल्लाह को सबसे ऊपर माना गया है, उनके बाद सभी को समान माना गया है। यह इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान का एक अंश दिया गया है। पवित्र ग्रंथ कौन सा है? कुरान, इस्लाम का। अब ये आपके पढ़ने के लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये एक कुरान का एक जो है हिस्सा या फिर लगा लो आप अंश दिया है, तो ये आपसे क्वेश्चन में नहीं पूछेगा। आपसे क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछेगा कि पैगंबर मोहम्मद कौन था, या फिर अरब में इस्लाम नामक धर्म की शुरुआत किसने की थी? पैगंबर मोहम्मद ने। कब की थी? 1400 साल पहले की थी। और जो है सबसे सर्वोपरि किसे माना था? अल्लाह को। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? कुरान। अगले 100 सालों के दौरान जो है इस्लाम उत्तर अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में भी फैल गया था। अरब नाविक जो उस उपमहाद्वीप के तटीय बस्तियों में पहले से ही परिचित थे। अरब नाविक कौन थे? जो है उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत के जो है तटीय क्षेत्रों से पहले से ही परिचित थे। अब अपने साथ एक नए धर्म को भी ले आए थे। अरब के सिपाहियों ने करीब 1300 साल पहले सिंध को जीत लिया था। अरब के सिपाहियों ने किसे जीत लिया था? सिंध को, जो कहाँ पर है? पाकिस्तान में। हमारा चैप्टर यहीं पर अब ख़त्म हो गया है। आगे हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण तिथियां दी गई हैं। गुप्त वंश का शुरुआत कब हुई थी? 1700 साल पहले। और हर्षवर्धन के शासनकाल कब हुआ था? 1400 वर्ष पहले। अब हम एक बार नज़र डाल लेते हैं जो हमारे समुद्रगुप्त है। शुरुआत हमने कहाँ से की थी? समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ते समुद्रगुप्त के जो है सिक्के उसने चलाए थे, जिनके ऊपर उन्होंने वीणा बजाते हुए अपने चित्र दिखाए हैं। उसकी हमें जानकारी कहाँ से मिली है? अभिलेखों से मिली है। अशोक के लंबे अभिलेख थे, उनसे हमें समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिली है। और समुद्रगुप्त के दरबारी कवि का नाम था हरिसेन। उन्होंने आर्यवर्त के शासकों को हराया था, और दक्षिणापथ के भी जो है 12 शासक, उन्हें भी हराया था। और उनका विवाह किससे हुआ था? श्रीलंका के शासक ने अपनी पुत्रियों से उनका विवाह किया था। अगला राजा हमारा था हर्षवर्धन, हमने पढ़ा था। तो दरबारी कवि उनका था बाणभट्ट, और हर्षचरित में उसका जो है जीवनी दी गई थी। उसके बारे में कहाँ से हमें पता चलता है? हर्षवर्धन की जीवनी दी गई थी हर्षचरित नाम की, 1400 वर्ष पहले। उसके बाद हमने पल्लवों के बारे में पढ़ा था। पल्लवों की राजधानी क्या थी? कांचीपुरम। और कांचीपुरम, उसके बाद हमने चालुक्यों के बारे में पढ़ा था। पल्लव की राजधानी का नाम है कांचीपुरम, और चालुक्यों की जो राजधानी थी उसका नाम ऐहोल। ऐहोल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐहोल जो है कई बार पिछले क्वेश्चन पेपर में मैंने पढ़े हैं, उनमें ऐहोल के बारे में पूछा जा चुका है। जो है तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच चालुक्यों का जो राज्य था बसा हुआ था। उनका प्रसिद्ध राज्य था पुलकेशिन द्वितीय, चालुक्यों का राजा, जिनकी राजधानी थी ऐहोल। और उनका दरबारी कवि था रवि कीर्ति यानी पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया था? राष्ट्रकूट और चोल वंशों ने हराया था। इन सब राजाओं के बारे में और इनके जो है राजधानी, इनके दरबारी कवि, इनका विवाह किससे हुआ, कब ये जो है इन्होंने किस किस को जीता, कितने राज्यों को अपने अधीन किया, इन सब के बारे में हमें इस चैप्टर में जो है पता चला है। आगे हम कल वाले चैप्टर में देखते हैं कि क्या है। फिर हमारी 6 क्लास की जो है एनसीईआरटी की हिस्ट्री की क्लास है वो फिनिश हो जाएंगी। और फिर हम ज्योग्राफी मेरा फेवरेट है, क्योंकि मैंने एमए ज्योग्राफी से किया है, इसलिए ज्योग्राफी मेरा सब्जेक्ट है। और पॉलिटिकल साइंस की क्लास भी हम साथ साथ जो है चलाएंगे। शायद इवनिंग में हम पॉलिटिकल कर देंगे, और मॉर्निंग में कोशिश करूँगी कि मैं दोनों क्लास एक ही दिन में प्रोवाइड कर सकूँ आपको।
हिस्ट्री और जो पॉलिटिकल और ज्योग्राफी की क्लास। तो आप मेरी वीडियो, अगर आपको मेरी वीडियो में कोई कमी लगे तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके गाइड करना, और मेरी वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक कर देना। आपको पता है कि लाइक करने से मेरा फ़ायदा है कि ये जो है मेरी वीडियो वो काफ़ी लोगों के पास जाएगी, जिससे वो लोग देखेंगे और उनकी भी हेल्प होगी और मुझे भी, मेरी भी हेल्प होगी। तो जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए दिल से धन्यवाद, और मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय।